सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा ऑनलाइन सट्टा सिस्टम चला जो साल 2019 से 2020 के आसपास शुरू हुआ और कुछ ही सालों में जिसका अनुमानित कारोबार 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए तक बताया गया। ना कोई ऑफिस, ना कोई सरकारी लाइसेंस, ना कोई ऐप स्टोर पर मौजूद है। फिर भी हर दिन हजारों लोग अपने मोबाइल से पैसा डालते रहे और फिर आया फरवरी 2023। दुबई में एक शादी हुई। जांच एजेंसी ईडी के मुताबिक इस शादी में करीब 200 करोड़ रुपए सिर्फ जश्न में खर्च किए गए। प्राइवेट जेट, लग्जरी होटल, सेलिब्रिटी परफॉर्मेंस और दावा यह है कि यह पैसा आया था महादेव ऑनलाइन बुक नाम के ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क से। यहीं से महादेव ऐप स्कैम पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। आज वियर्ड मिस्ट्रीज पर हम जानेंगे ये नेटवर्क क्या था, ये कैसे काम करता था, लोग इसमें कैसे फंसते थे और यह स्कैम आखिर सामने कैसे आया। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, महादेव ऐप कोई एक अकेला मोबाइल ऐप नहीं था। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अनुसार महादेव ऑनलाइन बुक एक अम्ब्रेला सिंडिकेट था, मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो कई अवैध बेटिंग वेबसाइट्स और ऑनलाइन गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स को चलाने का सिस्टम देता था। इस सिस्टम के जरिए यूजर जोड़े जाते थे, यूजर आईडीज बनाई जाती थीं, पैसे जमा कराए जाते थे और फिर उस पैसे को कई परतों में घुमाकर कानूनी दिखाने की कोशिश की जाती थी। यानी यह सिर्फ सट्टा नहीं था, यह एक फाइनेंशियल क्राइम मॉडल था। विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट्स और ईडी के रिकॉर्ड के अनुसार महादेव ऑनलाइन बुक का संचालन करीब 2019 से 2020 के बीच शुरू हुआ। शुरुआत में यह नेटवर्क कुछ सीमित इलाकों तक था, लेकिन फिर कोविड लॉकडाउन के दौरान जब लोग घरों में बंद थे और मोबाइल पर समय ज्यादा था, ऑनलाइन सट्टा तेजी से फैलने लगा। यहीं से महादेव नेटवर्क तेजी से बढ़ा। अब सबसे जरूरी सवाल, यह स्कैम असल में काम कैसे करता था? ईडी के मुताबिक इस नेटवर्क का आधार था पैनल या फ्रैंचाइज सिस्टम। इस सिस्टम में मुख्य कंट्रोल दुबई से चलता था। भारत में लोकल ऑपरेटर्स को पैनल दिए जाते थे। ये पैनल ऑपरेटर्स ग्राहक लाते थे, यूजर आईडी देते थे, पैसे जमा करवाते थे और जीत हार को कंट्रोल करते थे। मुनाफे का बंटवारा अक्सर 70% ऊपर वालों को और 30% पैनल ऑपरेटर को बताया गया है। ग्राहक को लगता था वह गेम खेल रहा है, लेकिन हकीकत में वह एक पहले से डिजाइन किए गए सिस्टम का हिस्सा बन चुका होता था। लोगों को फंसाने का तरीका बहुत मनोवैज्ञानिक था। शुरुआत में छोटी जीत दिखाई जाती थी, फिर वीआईपी टिप्स, श्योर शॉट, फिक्स्ड मैच जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता था। जब ग्राहक हारता तो कहा जाता, बस एक बार और ट्राई करो, सब रिकवर हो जाएगा। और यहीं से इंसान लॉस रिकवरी ट्रैप में फंस जाता था। ईडी के अनुसार पैसे को इधर उधर करने के लिए बेनामी बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता था। इन खातों में अलग अलग नाम, अलग अलग KYC, कभी कभी जाली या चोरी की पहचान। फिर यह पैसा कई लेयर से गुजरता, हवाला नेटवर्क, ट्रैवल वॉलेट और बाद में निवेश जैसा दिखाने के रास्ते। यही था मनी लॉन्ड्रिंग का खेल। ईडी के अनुसार इस नेटवर्क के प्रमुख चेहरे सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल भारत से बाहर दुबई से ऑपरेशन चला रहे थे। दुबई इसलिए चुना गया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पैसे का रास्ता आसान, हवाला नेटवर्क उपलब्ध और भारतीय एजेंसियों से दूरी। अब सवाल, इतना बड़ा स्कैम सामने कैसे आया? ईडी की आधिकारिक जानकारी के अनुसार सबसे पहले छत्तीसगढ़ पुलिस में दर्ज FIR इस केस का आधार बनी। इन FIR में ऑनलाइन सट्टा, पैसे की संदिग्ध आवाजाही और लोकल ऑपरेटर्स के नाम सामने आए। इन सूचनाओं के आधार पर ईडी ने PMLA के तहत जांच शुरू की और जैसे जैसे पैसे का ट्रेल खंगाला गया, पूरा नेटवर्क उजागर होता चला गया। फिर आया सबसे चौंकाने वाला खुलासा। फरवरी 2023 UAE में एक शादी। ईडी के मुताबिक इस शादी में करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें लगभग 112 करोड़ रुपए हवाला के जरिए इवेंट मैनेजमेंट में, करीब 42 करोड़ रुपए होटल बुकिंग्स में कैश में और परिवार को दुबई लाने के लिए प्राइवेट जेट।
यही घटना महादेव ऐप स्कैम को नेशनल सुर्खियों में ले आई। तो पार्ट 1 में आपने जाना महादेव ऐप क्या था, यह कैसे चलता था, लोग कैसे फंसते थे और यह स्कैम सामने कैसे आया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पार्ट 2 में हम जानेंगे ईडी और सीबीआई ने इसके बाद क्या किया, कितनी संपत्ति जब्त हुई, कितनी गिरफ्तारियां हुई और क्या यह नेटवर्क आज भी किसी नए नाम से जिंदा है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और रोचक और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और इतिहास को जानें।